ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कुछ दिनों पहले तक बिहार पूरी तरह से शांत था। शुक्रवार को अचानक कुछ शहरों में सांप्रदायिक की आग भड़क गई। नालंदा का बिहार शरीफ और रोहतास का सासाराम अचानक सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठा। रामनवमी की शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया और इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। आगजनी, गोलीबारी, बमबाजी की घटनाएं सामने आई। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना सासाराम दौरा स्थगित कर दिया और इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा पर सियासत भी गर्मा गई। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने एक दूसरे पर साजिश का आरोप लगा दिया। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी कुछ इसी तरह से आशंका जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा में कहा कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो दंगाइयों को उल्टा कर सीधा कर देंगे। फिर क्या, बिहार में सांप्रदायिक हिंसा पर सियासी तूफान बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर आज विधानसभा की कार्रवाई पर देखना तय है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। और पिछले सप्ताह बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता, बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिस के लापरवाह रवैये का मुद्दा छाया रहा। और इसी बीच बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की ऐसी आग लगी कि सांप्रदायिक सद्भाव, अमन, चैन और भाईचारे के लिए मशहूर बिहार अचानक से सुलग उठा। और इस सांप्रदायिक हिंसा के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, एक दूसरे पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने तो सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। बीजेपी नेताओं के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने भी करारा जवाब दिया है। इस तरह बिहार में सांप्रदायिक हिंसा पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच आर पार की जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जहां सांप्रदायिक हिंसा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा मचना तय नजर आ रहा है। जिस समय पीएफआई का हुआ था, नीतीश बाबू इसका जवाब देंगे क्या? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। आपके अधिकारियों ने कहा था ये तो ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह जैसे आरएसएस है। छी 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 छी, वोट के लालच में अंधे हो जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि तीसरी ताकत, ये कौन है तीसरी ताकत? आप खुलासा करें। क्या आपकी सरकार फेल कर गई? जिसको मालूम नहीं, बरसों से रामनवमी का जुलूस निकलता है, चाहे सासाराम हो या नालंदा। नालंदा तो उनका गृह जिला है। बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही है। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और सांप्रदायिक हिंसा पर बिहार में सियासत अब चरम पर हो रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और आज विधानसभा की तस्वीर कैसी होगी, इन बयानों से आप खुद समझिए। यह आपसी गुटों का संघर्ष है, सांप्रदायिक उन्माद नहीं है। और कानून व्यवस्था से जोड़ करके जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, देश के आदरणीय गृह मंत्री ने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया कि सासाराम में लोग मारे गए, सासाराम में प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया
कि हमारे कार्यकर्ता पर बम और गोली चला है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, सरकार भी सदन में हर जवाब देगी। नाम, मोबाइल नंबर उसका जारी करिए, किसकी मौत हुई है सासाराम में। बिहार में महागठबंधन की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार विधानमंडल में विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए हर समय तैयार रहती है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को सवालों के जवाब से मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ सदन में हंगामा करना है, सदन को बाधित करना है। इनके पास कोई मुद्दे है नहीं सरकार को घेरने के लिए। देखिए, भगोड़ा विपक्ष है, जरूरी मुद्दों पर सदन से भागना इस विपक्ष की आदत लग गई। और कहेंगे क्या, वॉकआउट किया? अरे गजब है यार, सवाल पूछ लेते हैं और जवाब के समय भाग जाते हैं। हंगामा इनका चरित्र है। हंगामा करके सदन को डिस्टर्ब करना, जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए बर्बाद करना भाजपा का स्वभाव है। उससे ये लोग नहीं बाज आएंगे। ये कोई छोटी घटना नहीं घटी है। बिहार का सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, जाने गई हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं। आज निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे जाएंगे, और क्यों नहीं पूछे जाए। विपक्षी दल सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सरकार ने जो पूरे बिहार में सियासी दंगा फैलाने का काम किया है और कहीं न कहीं सासाराम में महान सम्राट अशोक के जयंती को मनाने से रोकने का काम किया है। और देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में सांप्रदायिक हिंसा पर सियासत चरम पर हो रही है और सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। सीएम ने इस बाबत गड़बड़ी की आशंका जताई, साफ शब्दों में कहा कि गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाएंगे और इस बाबत उन्होंने निर्देश भी दिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने साजिश की बात कही है। महागठबंधन ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया और बीजेपी ने महागठबंधन पर साजिश का आरोप लगाया, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि सीएम नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। जनता को सुरक्षा देने में सरकार को पूरी तरह से विफल बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला और दंगाइयों को उल्टा कर सीधा करने की बात तक कह दी। बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया और बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है, यानी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है। और बिहार में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर शुक्रवार को 2 शहरों में ये हिंसा भड़क उठी। बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद ये हिंसा और भी ज्यादा फैल गई। वाहनों, दुकानों, गोदाम में आग लगा दी गई। शनिवार की शाम बिहार शरीफ में गोलियां चली। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा में 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियां बुलाई गई और डीजीपी ने बिहार शरीफ का जायजा लिया। स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की अब पेशी की जाएगी। और नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है, बंद कर दी गई है। सासाराम में कई दुकानों में आग लगा दी गई और कई इलाकों में शुक्रवार की रात को बवाल हुआ है। शनिवार शाम को सासाराम में बम फटा और बम फटने की घटना में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सासाराम सांप्रदायिक हिंसा में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी स्थगित करना पड़ा। गया में रामनवमी जुलूस पर पथराव और भागलपुर के नौगछिया में पत्थरबाजी की गई। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में कई महिलाएं भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। भोजपुर के तरारी में उपद्रवियों का उत्पात कई दुकानों को नहर में पलटा दिया। यानी कि ये जो तस्वीर सामने आई, इसी को देखते हुए अब बिहार में सियासत चरम पर हो रही है और लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर क्या ये साजिशन, इस पूरी तस्वीर को रूप दिया गया? क्या वाकई एक सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश पहले से की जा रही थी?
अब ऐसे में चर्चा हो रही थी लगातार और देखना ये भी होगा कि आज सदन के भीतर क्या इस मसले पर हंगामा मचता है। और देखिए इस वक्त विधानसभा में हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद के रुख कर लेते हैं। आनंद, आज विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी, जाहिर से बात है कई सारे मुद्दे ज्वलंत थे और खासकर अभी जो बिहार की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, इस स्थिति को लेकर भी कई तरह की चर्चा सदन के भीतर हो सकती है। देखिए सुबह, निश्चित तौर पे आपने सही बोला कि आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी और अब से कुछ देर के बाद ही तस्वीर आपको दिखने लगेगी। सदन की कार्रवाई तो 11 बजे से शुरू होती है, लेकिन उसके पहले ही तस्वीर आपको दिखने लगेगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू आरजेडी के नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मुद्दा साफ साफ लग रहा था कि नालंदा और सासाराम में जो कुछ घटनाएं घटी हैं उसको लेकर जो महागठबंधन की सरकार है उसके जो नेता हैं वो बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश रची गई है बीजेपी की तरफ से। वही बीजेपी की तरफ से ये पलटवार किया गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। और इस बीच में अमित शाह की रैली होती है नवादा में, और उन्होंने भी जिस तरीके से दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे का बयान दिया था, उसका भी रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही आज शुरू होगी उसमें आज दोनों मुद्दे जबरदस्त रूप से उठने वाले हैं, खासकर नालंदा और सासाराम की जो घटना हुई। और खासकर जो सासाराम में धारा 144 की बात हो रही थी कि भाई 144 लागू है, जिसको डीएम ने डिनाई किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, और उसके बाद अमित शाह की रैली कैंसिल कर देंगे, उस बात को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब धारा 144 लागू नहीं था तो अमित शाह की रैली इस वजह से नहीं हो पाई कि भीड़ कम थी। बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन इतना तो तय है सुबह के अब से कुछ देर के बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, खासकर बजट सत्र में हम लोग शुरू दिन से हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती कोई न कोई ऐसा मुद्दा होता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। लेकिन आज चूंकि बीच में जब रामनवमी को लेकर छुट्टियां थी और उसके बाद आज विधानसभा के सत्र शुरू होने वाला है, तो जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नालंदा और सासाराम का मुद्दा हावी रहने की पूरी उम्मीद है। लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए, वहां पर अलग अलग तरह के मुद्दों को तो उठाया जाता है, लेकिन शायद जनता की आवाज पीछे रह जाती है और ये तू मैं का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है, बदस्तूर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सदन की कार्रवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर सियासी गलियारों में चरम पर है और जाहिर सी बात है इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज सदन के भीतर चर्चा होनी लाजमी है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आपको सासाराम से बता दें, जहां एक बार फिर से बम ब्लास्ट हुआ है और सुबह सवेरे बम धमाके के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला मोहल्ले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि छेदीलाल की गली में बम विस्फोट हुआ है और तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि विस्फोट के निशान दीवार पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि विस्फोट की तीव्रता काफी कम थी। हालांकि धमाके के बाद स्थानीय लोग सहम गए और बच्चे और महिलाएं काफी डर गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। जिला अधिकारी और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं और विस्फोट वाली जगह का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। मैं खड़ा हूँ अभी सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला स्थित छेदीलाल की गली में और यहाँ पर विस्फोट की खबर आई है। आज थोड़ा दिखा दें, यहाँ विस्फोट हुआ है और जो आपको जगह आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार वहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवार पर पूरे निशान हैं, वहाँ पे पूरे निशान आप दीवार पर देख सकते हैं। इस तरह से जो फर्स्ट फ्लोर है उसके दीवार पर यहाँ बम मारा गया है। ये छेदीलाल की गली है, सकरी सी गली है और ये गली जो है जो मोती टोला से होकर जाती है। तो बहुत से लोग जो हैं हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने का। ये बाबू इधर आइएगा, तो ये क्या हुआ था? क्या हुआ था? लगभग 4:52 की घटना है। सब लोग जो है माह रमजान चल रहा है तो सब उठाए हुए थे। अचानक 4:52 पे एक विस्फोट होता है और मनव्वर और शौकत का घर है, उनके छत पर दीवार पे जो बाउंड्री जो वॉल है उसके पे ये बम मार के भागा है। आवाज़ बहुत किया है, डर का माहौल बना हुआ है। उसी समय से आदमी सहम गया। कौन एरिया है? ये मोची टोला गली है, छेदीलाल की गली। हाँ, मोची टोला छेदीलाल की गली। प्रशासन था लेकिन बहुत कम मात्रा में था। प्रशासन तो कल से ही दिया हुआ है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में था, वो सोए हुए थे लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम वारसी है। ये नसीम है, बता रहे हैं कि आज सुबह जब घटना हुई और घटना के बाद जो है इलाके में दहशत फैल गया और बहुत से लोग हैं गली में है जो सब दहशत के मारे
परेशान है। जिस तरह से ये इलाका जो है, ये शहर का इलाका है, शांतिपूर्ण इलाका है और यहाँ हमेशा चहलकदमी रहती है, लेकिन जिस तरह से गली में आके बीच शहर का इलाका है और बम फेंका गया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि तीव्रता कम थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी तेज आवाज़ हुआ और बच्चे महिलाएं सभी दहल गए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, सुबह सवेरे बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी और गंगा स्नान करने जा रहा था ये शख्स। इलाज के लिए फिलहाल इसे भर्ती कराया गया है। मटिहानी थाना की सीमा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घायल शख्स गंगा स्नान के लिए जा रहा था और तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर पुलिस पूरी घटना की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर क्यों बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। कान में यहाँ पर गोली लगी है, सर में गोली लगी है। तो क्या कोई विवाद था किसी से? क्या विवाद क्या करने था? तो टोला हमारा बहुत दूर है, तो हम तो आए यहाँ सुन करके, चलिए देखते हैं क्या बात है। तो स्थिति नाजुक है बनी हुई, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। डॉक्टर साहब को हम लोग अज्ञात अपराधी ने इसको अभी मारा है अभी फिलहाल। हाँ, अब तो हो जाएगा तब ना अभी। और देखिए, मनीष कश्यप पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जज के आवास में उन्हें पेश किया गया है। आज खत्म हो रही है रिमांड की अवधि। 30 मार्च से आज 10 बजे तक की कस्टडी थी। हिंसा का फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की गई, उनकी पेशी की गई और मनीष कश्यप आज मदुरई में जज के सामने पेश हुए। तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों पर हमले का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था। 30 मार्च रात 10 बजे से आज सुबह 10 बजे तक मनीष कश्यप पुलिस के रिमांड पर रहे और इस दौरान मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस ने पूछताछ की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको मनीष कश्यप से संबंधित दे रहे। और देखिए, पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है मनीष कश्यप के इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 30 मार्च की रात 10 बजे से जो चेन्नई पुलिस है, मदुरई की अदालत ने आदेश दिया था कि वो पुलिस रिमांड पर ले सकती है और रात 10 बजे से 30 मार्च की रात मनीष कश्यप को रिमांड पर लिया गया था और आज सुबह जो रिमांड की अवधि थी वो पूरी हुई है। और इस दौरान क्या पूछताछ हुआ, ये काफी अहम सवाल है। और पुलिस रिमांड पे मनीष कश्यप ने किन सवालों का किस तरीके से जवाब दिया, मदुरई पुलिस ने जो उनके ऊपर आरोप लगाते हुए प्राइमा फेसी FIR किए थे उस पे उसको क्या जवाब मिला, ये बहुत अहम है। लेकिन अदालत का जो आदेश था कि इनको रिमांड पर रखकर वकील की मदद से भी पूछताछ, वकील की सहायता वो ले सकते हैं, इस बात की भी छूट दी गई थी। और किस तरीके से अब पेशी उनसे पूछताछ हुई है ये मदुरई पुलिस जो है वो बताएगी। लेकिन फिलहाल जो जज है उनके रेजिडेंस पर मनीष कश्यप को पेश किया जा रहा है और देखना होगा कि जो चेन्नई पुलिस है उसकी आगे की क्या स्ट्रेटेजी है। हालांकि इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि जो जिस मामले में उन्होंने बेतिया कोर्ट में सरेंडर किया था तो उसमें भी प्रोडक्शन वारंट मांगा गया है। तो क्या चेन्नई पुलिस उनको लेकर बिहार लौटेगी, बेतिया की कोर्ट में पेश करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि बिहार पुलिस जो उसकी सुरक्षा में गई थी वो बिहार पुलिस की टीम लौट आई है और पूरी तरीके से अब जो मनीष कश्यप है वो चेन्नई पुलिस के हवाले हैं और चेन्नई में उनके जो सबूत मिले हैं उस पर जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अपडेट मनीष कश्यप के मामले में सामने आ रही है। 30 मार्च से आज 10 बजे तक की ये कस्टडी थी। और देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आप एक्सक्लूसिव अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष कश्यप जब जज के आवास पर पहुंच रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। उनके सामने आज पेशी हुई है और ये रिमांड अवधि सुबह 10 बजे तक की थी जो खत्म हो गई। अब आगे की जांच प्रक्रिया, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आज खत्म हो रही है मनीष कश्यप की रिमांड अवधि। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 मार्च से आज 10 बजे तक की ये कस्टडी थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां मनीष कश्यप को जज के आवास पर ले जाया गया, उनके सामने उनकी पेशी हुई है। तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों पर हमले का ये फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया। और इधर हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने गला उतारने वाले बयान पर अब सफाई दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भीम संवाद के मंच पर सीएम नीतीश के खिलाफ बोलने वालों का गर्दन अलग कर देंगे। अब गोपाल मंडल ने कहा है कि गला उतार कर
केस में फंसेंगे क्या? वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि गोपाल मंडल ने राजनीतिक रूप से गला उतारने की बात कही थी। नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा को हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को हराए रखे नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता नहीं, करे तो हम गर्दन में उतार देंगे। छतरवे में रहते बहुत कुछ नहीं बोलते हुए नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा को हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को हराए रखे नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता नहीं।